नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बंगाल में काम नहीं करने वाले पंचायत प्रधानों पर एक्शन। अभिषेक बनर्जी ने लिया 3 का इस्तीफा। कांग्रेस की संचालन समिति की बैठक में सभी की जवाबदेही सुनिश्चित हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अक्षम लोग नए साथियों को मौका दें। एमसीडी चुनाव में शाम 4 बजे तक 44% मतदान। पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें, 5:30 बजे तक हुई वोटिंग। यूपी के आयुष कॉलेज में फर्जी दाखिला मामले में सियासत हुई तेज। लालू ने की सीबीआई जांच की मांग, लगाए गंभीर आरोप। आइए नजर डालते हैं खबरों के विस्तार से। पश्चिम बंगाल में अगले साल पंचायत चुनाव के मद्देनजर टीएमसी एक्शन में है। अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बंदोपाध्याय ने के निर्देश पर 24 घंटे के भीतर मारिशदा नंबर 5 ग्राम पंचायत प्रमुख झुनू रानी मंडल, उप प्रमुख रामकृष्ण मंडल और गांधी ब्लॉक 3 के क्षेत्रीय अध्यक्ष गौतम मिश्रा से इस्तीफा दे दिया है। अरुण मांझी ने मुलाकात के बाद तीनों ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभिषेक बनर्जी ने कांदी में हुई जनसभा में तीनों लोगों के काम को लेकर रोष जताया। कांदी में जनसभा में जाने से पहले अभिषेक बनर्जी मरीशदा नंबर 5 ग्राम पंचायत क्षेत्र के एक गांव में गए थे। वहां स्थानीय निवासियों ने उनके पंचायत की सेवाओं की शिकायत की। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव ने जनसभा में आकर पंचायत प्रमुख, उप प्रमुख और संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष को 48 घंटे के भीतर इस्तीफा देने का आदेश दिया। कांधी के 3 प्रखंड के बीडीओ कार्यालय में तृणमूल की कांठी के संगठनात्मक जिलाध्यक्ष ने सभी प्रधानों, उप प्रमुखों, क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक की। उसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष ने अपना त्याग पत्र जिलाध्यक्ष को सौंप दिया। साथ ही पंचायत प्रधान और उप प्रधान ने भी इस्तीफा की घोषणा की है। मुखिया और उप मुखिया सोमवार को यानी आज बीडीओ नेहाल अहमद को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में अक्षम है, उन्हें नए लोगों को मौका देना चाहिए। पार्टी की संचालन समिति की बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी पहले खुद की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें और फिर जन आंदोलन के लिए 30 से 90 दिनों के भीतर रूपरेखा तैयार करें। खड़गे ने कहा कि मेरा मानना है कि पार्टी और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ा हिस्सा है। संगठन के ऊपर से लेकर नीचे तक जवाबदेही हो। अगर कांग्रेस संगठन मजबूत होगा, जवाबदेही होगा, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगा, तो ही हम चुनाव जीत हासिल कर देश के लोगों की सेवा कर पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं पार्टी के महासचिव गण और प्रभारी गण से चाहूंगा कि वो सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी तथा संगठन की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। आप अपने विवेक से चिंतन करें कि क्या महासचिव गण और प्रांतों के प्रभारी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी वाले प्रांतों में महीने से कम 10 दिन का दौरा करते हैं। क्या आपने हर जिला इकाई पर जाकर पार्टी के नेताओं से चर्चा की? इन सभी मुद्दों पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान पूरा हुआ। दोपहर 2 बजे तक 3% मतदान हुआ था। इस चुनाव में मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। दिल्ली नगर निगम में 250 वार्डों के लिए हो रहे चुनाव में
1.45 करोड़ के से अधिक मतदाता ने अपने मताधिकार का उपयोग करने के पात्र हैं, जिसके परिणाम राजधानी से परे प्रभाव डाल सकते हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था, जो शाम 5:30 बजे तक चला। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि सभी वार्डों में मतदान सुचारू रूप से जारी है के जो भी और अब पोलिंग तक ऑफिसर हैं पूरी जानकारी दे रहे हैं और पूरा मिलान किसी करने के बाद भी उनको अप्रिय वोट डालने के लिए यहाँ पर घटना की सूचना नहीं मिली है। शुरुआती मतदाताओं ने 106 वर्षीय शांति बाला शामिल रही, जो पुलिसकर्मियों और अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से बाड़ा हिंदू गांव इलाके में डिप्टीगंज मतदान केंद्र पहुंची। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों से अपील है कि वे नगर निगम में एक ईमानदार और बेहतर शासन के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। उन्होंने ट्वीट किया कि साफ, स्वच्छ और दिल्ली बनाने के लिए मतदान है और नगर निगम में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए भी मतदान है। प्रदेश में आयुष कॉलेज में फर्जी दाखिला मामले में सियासत तेज होती जा रही है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने आयुष कॉलेज में फर्जी दाखिले की सीबीआई की जांच कराने की मांग की है। राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, बावजूद सीबीआई ने अब तक इस संबंध में कोई पहला न किए जाने वाले रालोद ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रालोद के राष्ट्रीय संयोजक अनुप मिश्रा ने आरोप लगाया है कि जिस तरह 891 फर्जी दाखिले संबंधी तथ्य सामने आए हैं, उससे ऐसा जाहिर होता है कि यह गोरखा धंधा सिर्फ आयुष और यूनानी कॉलेज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फर्जी दाखिला करवाने वालों का नेटवर्क अन्य मेडिकल कॉलेज में भी फैला हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब सब बिना किसी बड़े आका की सरपस्ती के संभव नहीं है, इसलिए यथाशीघ्र केंद्र सरकार को सीबीआई को इस फर्जी दाखिले की जांच के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, ताकि प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के साथ साथ अन्याय हो सके। रालोद नेता ने कहा कि साथ ही भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में जल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से अलग अलग पंचायतों में 3 जल मीनार का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को पानी की सुविधा घर तक पहुंचाना है। लेकिन निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार से योजना की शुरुआत में देरी हो रही है। जल मीनारों का निर्माण कार्य का शुभारंभ अलग अलग अवधि में किया गया था, जहां तीनों की कुल लागत 18 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कई बार समय सीमा समाप्त होने के बाद इसे सितंबर 2022 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी भी कार्य अधूरा पड़ा है। इससे बड़का गांव, पूर्वी कांडतरी एवं सिरमा पंचायत के करीब 33,000 की आबादी लाभान्वित हुई होगी, लेकिन जलापूर्ति शुरू नहीं होने से इलाके के लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे पहले बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय स्थित बीडीओ आवास के समीप 6 वर्ष पूर्व 2016 में जल मीनार का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसका काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके कई काम अधूरे पड़े हैं। कार्य की रफ्तार को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि काम पूरा होने में अभी भी 2 वर्षों का समय और लगेगा। इस जल मीनार में लगभग 10,000 लोगों को पानी का शुद्ध मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है। केरल उच्च न्यायालय ने पहली बार यूट्यूब पर अपनी कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग किया। सबरीमाला और मलिकपुरम मंदिरों के प्रमुख पुजारी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले त्रावणकोर देवस्वरम बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट विशेष तौर पर बैठा था। केरल उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश केस के समक्ष मामले में याचिकाकर्ताओं ने एक
पीएल द्वारा किए गए अनुरोध के बाद अदालत ने यह कदम उठाया और विशेष सुनवाई के लिए बैठी। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजित कुमार की खंडपीठ की विशेष बैठक को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया। पीएल ने विशेष पीआर के साथ यह रिट याचिका दायर की, जो त्रावणकोर देवस्वरम बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार योग्य पुजारी है। सिवाय शर्त है कि आवेदक केरल में पैदा हुआ मलयालम ब्राह्मण का होना चाहिए। त्रावणकोर देवस्वरम बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना की को याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर चुनौती दी है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15/1, 16/2 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पाकिस्तान की टीम मौजूद समय में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है। सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है, जहां मैच में बल्लेबाजों का प्रदर्शन देखने के बाद इस ट्रैक को लेकर काफी चर्चा हो रही है। पीसीबी अध्यक्ष रमेश राजा ने इस मुद्दे को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी थी, लेकिन इस मैच से पहले कप्तान बाबर आजम का कहना कुछ और ही था। इस बीच एक पत्रकार ने रमेश राजा से सवाल कर दिया, जिस पर वह भड़क उठे। अब वही पहला मुकाबला पूरी बल्लेबाज के पक्ष में रहा। मेहमान टीम की तरफ से 4 शतकीय पारियां देखने को मिली। वहीं 657 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने भी शानदार शुरुआत की। मेजबान टीम की तरफ से कप्तान बाबर आजम सहित अभी कुल 3 शतक लग चुके हैं। पाकिस्तान ने 7 विकेट खोकर 499 रन बना लिए थे। रमेश राजा ने रावलपिंडी पिच की आलोचना करते हुए कहा था कि वह टेस्ट पिच के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, इस पिच से निराश है। उन्होंने कहा भी इस ट्रैक पर उछाल नहीं मिल रहा है, इसलिए वह ड्रॉप इन पर जोर दे रहे हैं। एमसीडी चुनाव में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ खेल हो गया। दरअसल अनिल चौधरी का नाम मतदाता सूची में नहीं मिला। मतदान कर्मी लगातार ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन जद्दोजहद जारी रही। इस मसले पर अनिल चौधरी ने कहा कि इस बार में चुनाव आयोग के आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं। अनिल चौधरी का नाम वोटर लिस्ट में सूची में नहीं था और डिलीशन सूची में भी नहीं था। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अनिल चौधरी ने कहा कि आधिकारिक बयान के बाद कुछ कहा जा सकता है। हो सकता है किसी और बूथ के मतदाता सूची में नाम हो। आपको बताऊं कि एमसीडी चुनाव में वोटिंग की शुरुआत कल रविवार 8 बजे से ही शुरू हो चुकी थी। दिन चढ़ने के साथ ही बूथ पर वोटिंग के लिए कतारें लंबी होती जा रही थी और शाम 5:30 बजे तक वोटिंग चली। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर के लोगों से अपील की थी कि वे दिल्ली नगर निगम में एक ईमानदार और बेहतर शासन के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करें। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सुबह कल 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। दिल्ली के कुल 13,665 बूथ केंद्रों पर बूथ बनाए गए थे। इन बूथों पर सीसीटीवी भी लगाए गए। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक ले जाने के लिए ट्राई साइकिलों का भी इंतजाम किया गया। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने पार्टी को 210 सीट मिलने का दावा किया है। वर्मा ने कहा भी था कि आम आदमी पार्टी गोवा, उत्तराखंड और यूपी के सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन लोग जानते हैं कि उन्हें झूठ बोलने की आदत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटरों को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी थी। चुनाव में सुरक्षा को लेकर भी मतदान केंद्र में संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को निस्ताबित रोका जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश में के 2 दिवसीय दौरे पर
पहुंची हैं। वह विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुई। राष्ट्रपति विजयवाड़ा पहुंची और राजभवन भी जाएंगी, जिसके बाद विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में पुरांग गांव में राज्य सरकार के स्वागत समारोह में हिस्सा ली है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन ने भोज में हिस्सा लेने के उपरांत विशाखापट्टनम के लिए उड़ान उन्होंने भरा। सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर मुर्मू विजाग के रामकृष्ण बीच पर नौसेना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं भारतीय नौसेना के कौशल प्रदर्शन की साक्षी भी बनी है। रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से उन्होंने उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति कुर्नूल जिले के नेशनल ओपन एयर रेंज और कृष्णा जिले के निम्नकुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एडवांस नाइट विजन प्रोडक्ट फैक्ट्री का उद्घाटन भी की है। मुर्मू ने श्री सत्य साई जिले के NH 342 के मुद्दी गुब्बा पट्टापंथी खंड की चौड़ा करने की आधारशिला रखी। उसके बाद उन्होंने विशाखापट्टनम के अनंतगिरी में नौसेना दिवस के समारोह में शामिल हुई और बाद में तिरुपति के लिए रवाना हुई है। और आज मुर्मू तिरुमाला पर्वत पर त्रिवारी मंदिर के वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना करने वाली हैं। इसके बाद वह तिरुपति में श्री पर्वतावती महिला विश्वविद्यालय का दौरा करने वाली है और छात्रों, संकाय सदस्यों सहित महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों तथा उपलब्धि हासिल करने वाले महिलाओं से वे बातचीत करने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को 950 करोड़ की सौगात दिए हैं। इस दौरान कुल 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने किया। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों गोरखपुर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के अधिकारियों के साथ बैठक की और गीरा क्षेत्र में लैंड बैंक बढ़ाने का निर्देश देते हुए उन्होंने क्रेडिट डिपॉजिट राशियों बढ़ाने पर जोर दिया है और कहा कि सुबह दिग्विजयनाथ सभागार के सामने परिसर में जनता दरबार उन्होंने लगाया। लगभग 200 लोगों की शिकायतों को उन्होंने सुना और सुबह से ही फरियादी अपनी सभी शिकायतें लेकर जनता दरबार में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनकी फरियाद भी सुनी और अधीनस्थ अधिकारियों को मामले के निस्तारण के आदेश भी दिए। इसके बाद सीएम 10 बजे के बाद MP इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर संरक्षक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने महंत दिग्विजय पार्क के जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास करने वाले। उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर के पेडलगंज तक बनने वाले इस फ्लाईओवर को प्रस्तावित देवरिया बाईपास 4 लेन से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने करीब 950 करोड़ के 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किए हैं, जिसके बाद से आगामी निकाय चुनाव को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 1.45 करोड़ से अधिक मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल 13,049 मतदाताओं मैदान में उतरे थे। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5:30 बजे तक चला। मतगणना अब 7 दिसंबर को होने वाली है, जहां आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मतदाताओं की कुल संख्या करीब 1,45,05,358 है, जिसमें से 78,93,418 पुरुष और 66,10,869 महिलाएं और 1,061 ट्रांसजेंडर हैं। परिसीमन के बाद इस साल की शुरुआत में दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम का एकीकरण करके दिल्ली नगर निगम का बना था। उसके बाद यह पहला चुनाव है। अब देखने को है कि अब मतदान के बाद होने वाले निर्णय में किसकी भारी जीत होती है। नौसेना दिवस पर देश भर में आज
बीते दिनों मनाया गया। ऐसे में पहली बार नौसेना दिवस समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित होने के लिए तैयार क्योंकि विशाखापट्टनम में ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन में नौसैनिक के युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए हर साल यह दिन नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई भेजने में देश का नेतृत्व किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सभी नौसेना कर्मी और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। भारत में हमें अपने समुद्री इतिहास पर गर्व है और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मानवीय भावना। प्रधानमंत्री ने एक ऑडियो संदेश में भी पोस्ट किया जो ट्विटर पर साझा किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि नौसेना दिवस पर सभी नौसेना कर्मियों को बधाई और नौसेना त्रुटिहीन समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करके हमारे देश को सुरक्षित रखने में सबसे आगे है और राष्ट्र को भारतीय नौसेना की वीरता, साहस, प्रतिबद्धता और व्यावसायिकता पर गर्व है। चीन में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े में एक शक्तिशाली मिलिट्री एयरक्राफ्ट को शामिल किया है। माना जा रहा है कि अमेरिका सालों से बेहद गोपनीय तरीके से इस विमान को विकसित कर रहा था। अब अमेरिका के सबसे नए परमाणु बम वर्षक विमान B-21 रेडर की पहली झलक दुनिया के सामने आ गई है। B-21 रेडर को 6वें जनरेशन का लड़ाकू विमान कहा जा रहा है। कैलिफोर्निया के पाउंडेल में वायुसेना केंद्र पर एयरक्राफ्ट का अनावरण से पहले इसकी कुछ तस्वीरें जारी की गई और उन कुछ चुनिंदा तस्वीरों से पता चला है कि इसका रंग काला है। आपको बता दें कि B-2 स्प्लिट विमान की जगह लेगा और अमेरिका का कहना है कि यह विमान का निर्माण चीन से मिलने वाली चुनौतियों के मद्देनजर किया जाएगा। अमेरिका का दावा है कि इस विमान की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है और दुनिया का कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इस एयरक्राफ्ट को खास तौर पर न्यूक्लियर मिशन के लिए तैयार किया गया है। एयरक्राफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए कम्युनिकेट कर सकता है। इसकी नेटवर्किंग कैपेबिलिटी भी काफी एडवांस है। खराब मौसम में भी इससे आसानी से संपर्क किया जा सकेगा। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। चीन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा था कि देश में 1 दिसंबर को 34,980 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 4,278 लक्षणों वाले और 30,702 बिना लक्षणों वाले थे। एक दिन पहले चीन में 36,061 नए मामले को दर्ज किया गया था, जो मौजूदा आंकड़ों से कम है। वहीं दूसरी ओर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू की गई जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति जी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग की है और दशकों बाद यह सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन बीजिंग के संघाई समेत 8 शहरों में फैल चुका है, जिसके बाद से जनता के गुस्से शांत करने के उद्देश्य से नियमों में कुछ ढील दी गई है, लेकिन जीरो कोविड पॉलिसी को बरकरार रखा गया है। हालांकि चीनी सरकार ने विरोध या शी जिनपिंग की आलोचना पर कोई टिप्पणी नहीं की। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने नौसेना अध्यक्ष बनते ही भारत के खिलाफ इधर धमकी देनी शुरू कर दी है। असीम मुनीर ने भारत से सटे नियंत्रण रेखा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज अपनी एक-एक इंच जमीन की हिफाजत करेगा और उस पर जंग थोपी गई तो दुश्मन का डटकर मुकाबला भी करेगी। दरअसल पाकिस्तानी सेना के कमान संभालने के बाद असीम मुनीर पहली बार
एलओसी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एलओसी से सटे अग्रिम चौकियों का भी निरीक्षण किया। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित करते हुए जनरल असीम मुनीर ने गिलगित बल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर भारत की ओर से दिए गए बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताया। जनरल असीम मुनीर ने कहा कि मैं साफ कर दूं कि पाकिस्तान फौज न सिर्फ अपनी सरजमी के हर हिस्से की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है, बल्कि अगर हम कभी जंग थोपी गई तो दुश्मन को हराने का भी मादा रखते हैं। किसी भी दुस्साहस का हमेशा पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने काबुल में अपने दूतावास खाली करने का फैसला किया है। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से इस बारे में पता चला है कि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से यह फैसला गत अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तानी दूतावास को निशाना बनाकर की गई गोलाबारी के बाद लिया गया है। इस फायरिंग में काबुल के पाकिस्तान के मिशन प्रमुख उबैद निजामनी बच गए हैं, जबकि उनकी सुरक्षा में लगे सिपाही इस रात गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस गोलाबारी को अफगानिस्तान में पाकिस्तान मिशन प्रमुख की हत्या का प्रयास बताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं पाकिस्तानी मिशन के प्रमुख काबुल में कायराना हमले की निंदा करता हूं और मैं उनकी जान बचाने के लिए गोली खाने का वाले बहादुर सुरक्षा गार्डों को सलाम करता हूं। सुरक्षा गार्ड के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मैं इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा है कि पाकिस्तान की अंतरिम सरकार को तुरंत इस हमले की गहन जांच करनी चाहिए और दोषियों को पकड़ना चाहिए, उनके जवाबदेह बनना चाहिए और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी राजनयिक कर्मियों के नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। नेपाल के संसदीय चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी नेपाली कांग्रेस के करीब आधा दर्जन नेताओं ने देश का अगला प्रधानमंत्री बनने की इच्छा प्रकट की है। पार्टी के युवा पीढ़ी के नेतृत्व हस्तांतरित करने का दबाव बढ़ा रहा है। वही सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के नेताओं ने नई सरकार बनाने का प्रयास तेज कर दी है। प्रतिनिधि सभा तथा 7 प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 20 नवंबर को हुए चुनाव के परिणाम घोषित होने के कुछ दिन और लग सकते हैं। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के साथ अब तक 53 सीटों पर दर्ज की जीत कर चुकी है। पार्टी के करीब आधा दर्जन नेताओं ने अगला प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी प्रकट की है। अब तक कुल 158 सीटों के परिणाम स्वरूप घोषित भी किए जा चुके हैं और नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है और नई सरकार बनाने के करीब है। मतगणना लगभग पूरी भी हो गई है और यह 6 सीटों के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। यूएस थिंक टैंक अली वार्निंग प्रोजेक्ट में के ताजा आकलन में बताया गया है कि पाकिस्तान लगातार तीसरी बार बड़े पैमाने पर सामूहिक हत्याएं दर्ज करने वाले देशों की सूची में पहले पायदान 28 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की हिंसक गतिविधियों पाकिस्तान में मानवाधिकार की चुनौती दे रही है। द अर्ली मॉर्निंग प्रोजेक्ट के संयुक्त राज्य अमेरिका के होलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम के में साइमन स्पॉजॉर्ड सेंटर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड और डाटा माउंट कॉलेज में डिकी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की संयुक्त पहल है। इस 10 की सूची में अन्य एशियाई देशों के म्यांमार दूसरे स्थान पर और यमन तीसरे स्थान पर है। अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट शोध संगठन है और यह बड़े पैमाने पर हिंसा के जोखिम वाले देशों की पहचान करता है। रिपोर्ट में तालिबान की एक स्थानीय शाखा द्वारा हिंसा का हवाला दिया गया है और जो पहले ही
राजनीतिक और आर्थिक संकटों से सामना कर रहे राष्ट्र के लिए मुख्य चुनौतियों में एक है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब तहकीक के तालिबान पाकिस्तान ने इस सप्ताह सरकार के साथ संघर्ष विराम को वापस ले लिया है। आप देख रहे थे देश दुनिया की खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।